दोस्तों, बचपन के सुहाने दिनों में कोल्ड ड्रिंक का चस्का तो हम सब ने लिया है। हमसे कुछ को तो इसकी लत आज भी लगी हुई है। सच में उन भरी गर्मी के दिनों में हाथ में थमी बर्फ जितनी ठंडी थम्स अप की बोतल का क्रेज देखते ही बनता था। मगर दोस्तों, अब शायद ही हमें थम्स अप की वो बोतल देखने को मिले। एक समय लाखों करोड़ों का टर्नओवर पलटने वाला ये ब्रांड आज ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है। तो आखिर क्या वजह हुई? क्या इसके पीछे कोई घिनौनी राजनीति थी या फिर इनका खुद का बनाया कलेश? आइए जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत से देखें तो ये बात तब की है जब देश आजाद होने की राह पर था और भारत में पालोंजी सोडा, अर्देशीर सोडा, ड्यूक सोडा जैसे कई लोकल ब्रांड्स में कंपटीशन चल रहा था। तो वहीं यूएस में कोका कोला और पेप्सी के बीच घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसे में साल 1947 में आजादी के बाद यूएस के इन ब्रांड्स की नजर भारत पर पड़ गई, जहां वो अपनी जमीन तलाशने के लिए यहां के मार्केट में कूद पड़े। इससे पहले कि ये विदेशी कंपनियां भारत में अपना सिक्का जमा पाती, भारत का एक स्वदेशी ब्रांड इस फील्ड में अपनी अलग ही हिस्सेदारी पर अड़ गया, जिसका नाम था पार्ले जी। दोस्तों, वही पार्ले जी जिसके चाय में डुबकी लगाए बिस्कुट से हमारा गहरा नाता है। कोल्ड ड्रिंक के फील्ड में अनाड़ी कहे जाने वाले पार्ले ने उस वक्त भारत में बढ़ते ड्रिंक्स के क्रेज को देखते हुए साल 1949 में ग्लूको कोला नाम से मार्केट में अपना पहला ब्रांड लॉन्च किया। हालांकि इस नाम के चलते उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोका कोला ने पहले ही उस पर ट्रेडमार्क ले रखा था और फिर अंत में ग्लूको कोला बन गया पार्ले कोला। लेकिन इन सब के बावजूद पार्ले कोला का विश्व प्रसिद्ध कोका कोला के सामने खड़े होना हाथी और चींटी जितना बराबर था, क्योंकि कोका कोला उस समय इस इंडस्ट्री पर शहंशाह मानी जाती थी, जिसके कस्टमर्स की लाइन दुनिया भर में लगी पड़ी थी। मगर पार्ले ग्लूको हार मानने वाला नहीं था और वो मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए नए नए आइडियाज लॉन्च करने लगा। तभी उन्होंने भारत में गोल्ड स्पॉट नाम का ड्रिंक बनाया, जिसे बच्चों ने बेहद पसंद किया। ऑरेंज कलर और स्वीट टेस्ट होने के चलते बच्चों में इसका क्रेज दिखते ही बनता था, जिसकी बदौलत पार्ले को इस इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट हाथ लग गया और पार्ले भी इस जंग में शामिल हो गया। देखते देखते भारत में उसने पेप्सी को किनारे करके कोका कोला से सीधा मुकाबला करना शुरू कर दिया। मार्केट में जोरों शोरों से इन दोनों ब्रांड्स के बीच गर्माहट बढ़ने लगी। तभी पार्ले ने एक और शॉट लगाते हुए लिम्का को बाजार की क्रीज पर उतार दिया और ये महिलाओं के बीच काफी डिमांडिंग बन गई। यहाँ तक कि मार्केट स्ट्रेटेजी को समझते हुए पार्ले अपने ब्रांड्स को सेलिब्रिटीज के हाथों प्रमोट भी करवाने लगी और पॉपुलर होते गए। अभी कोका कोला इस सदमे से बाहर निकल ही पाता, तभी उसके ऊपर एक और मुसीबत टूट पड़ी। दरअसल दोस्तों, साल 1973 में जब देश भुखमरी से जूझ रहा था, तभी भारतीय इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नया ट्रेड लॉ अमेंड किया। इस लॉ के मुताबिक भारत में कोई भी विदेशी कंपनी 40% से ज्यादा इक्विटी नहीं रख सकती, जिसे सुनकर कोका कोला हिल गया और उसे अपने स्टॉक घटाकर 40% से कम करने पड़े। हालांकि कोका कोला टूटा नहीं और उसने भारत के मार्केट में बने रहने में भलाई समझी। तभी देश में साल 1975 में इमरजेंसी का कोहराम मच गया, जिसके खत्म होने के बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी की कुर्सी जा चुकी थी। देश के नए प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से स्वदेशी विचारधारा की थी, जिसकी दिलचस्पी इंडियन प्रोडक्ट्स पर कुछ ज्यादा थी। वहीं इस सरकार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने भी कोका कोला को बाहर करने के लिए रूल पारित कर दिया कि कोई भी बाहरी ब्रांड्स भारत में 40% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकते। और अगला रूल था कोका कोला को भारत की मार्केट में बने रहने के लिए अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करना पड़ेगा। फर्नांडिस जानते थे कि कोका कोला इसके लिए कभी राजी नहीं होगा और भारत की नंबर 1 ड्रिंक ब्रांड ने रातों रात देश छोड़ दिया। इसकी अनगिनत फैक्ट्रीज में ताले लटक गए और कई सारे मजदूर रोड पर आ गए और वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। ये समय पार्ले के लिए नंबर 2 से नंबर 1 की गद्दी पर बैठने का बेहतरीन अवसर था, जिसका उसने पुरजोर फायदा उठाते हुए एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था थम्स अप। ये थम्स अप मार्केट में लॉन्च होते ही पूरी तरह कोका कोला की जगह ले चुका था और भारत के मार्केट में उम्दा तरीके से हिट हो गया था। जो लोग कोका कोला को मिस कर रहे थे, उन्हें थम्स अप के रूप में इसका सब्स्टिट्यूट मिल गया और हर कोई उसे भूलता चला गया और बाकी बची खुची कसर थम्स अप के
टेस्ट द थंडर जैसे लाजवाब एडवर्टीजमेंट ने पूरी कर दी। ये दौर पूरी तरह से थम्स अप का था। लोग इसके अलावा किसी अन्य ब्रांड की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। और फिर हुआ एक और राजनीतिक उठापटक। दरअसल दोस्तों, आगामी चुनाव के बाद अब कांग्रेस फिर से सत्ता में आ चुकी थी। राजीव गांधी देश के छठे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कुर्सी पकड़ते ही पेप्सी को दोबारा भारत के मार्केट में आने की परमिशन दे डाली। मगर यहाँ हालात पहले से काफी बदल चुके थे, क्योंकि मार्केट का शेयर अब कोई और ही था। हालांकि पेप्सी ने जी तोड़ कोशिश की, मगर वो उस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन 1991 में जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, तो इन दोनों कंपनियों के लिए मानो भूचाल सा आ गया, क्योंकि सरकार में गवर्नर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नया जनादेश निकाला, जिसके तहत भारत में विदेशी कंपनियां अब 51% का स्टेक रख सकती हैं। और फिर वापसी होती है कोका कोला की। 16 साल के वनवास के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कानून से कोका कोला भारत में आ तो जरूर गई, मगर वो पेप्सी की तरह, पार्ले की तरह यानी थम्स अप के सामने फीकी पड़ रही थी। कोका कोला जहां एक तरफ अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस पाने के लिए स्ट्रैटेजी बना रही थी, तो वहीं थम्स अप का स्टॉक आसमान छू रहा था। मगर तभी चील की तरह नजर गड़ाए कोका कोला को थम्स अप की एक कमजोरी हाथ लगी। एक्चुअल में थम्स अप उस वक्त जिस मुकाम पर था, वो केवल अपनी मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत था। मगर उसके 62 प्लांट में सिर्फ और सिर्फ 4 उसके खुद के थे। बाकी के प्लांट अदर फ्रेंचाइजीज के भरोसे थे। बस फिर क्या था, कोका कोला ने बाकी बची सभी 58 फ्रेंचाइजियों को लालच का पिटारा पकड़ाकर अपने साइड कर लिया और थम्स अप के 90% मैन्युफैक्चरिंग को ठप कर दिया। अब मार्केट में थम्स अप की खपत कम पड़ने लगी। पार्ले रिटेलर्स तक माल नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसके चलते उनका भारी नुकसान हुआ। आखिरकार थके हारे पार्ले को अपनी कंपनी $60 मिलियन में कोका कोला को बेचनी पड़ी। उधर अब कोका कोला के लिए इस जंग में कोई विरोधी नहीं बचा था। अब इस डील से पलक झपकते ही मार्केट का किंग वो बन गया। इसके बाद कोका कोला ने सबसे पहले पार्ले के गोल्ड स्पॉट की जगह फैंटा को उसके फ्लेवर और कलरिंग के साथ लोगों के बीच लॉन्च किया और लिम्का की जगह ले ली स्प्राइट ने। हालांकि इसी दौरान 1996 का वर्ल्ड कप आ धमका, जिसकी स्पॉन्सरशिप कोका कोला के हाथ लगी। मगर पेप्सी इससे निराश नहीं हुआ, बल्कि कोका कोला से 2 हाथ आगे निकलते हुए मार्केट में अनऑफिशियली वर्ल्ड कप के लिए कैंपेन चलाया, जिसके लिए उन्होंने नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट का छा जाने वाला स्लोगन दिया। इसके बाद लोगों की नजर में पेप्सी का एक अलग इंप्रेशन बन गया। उन्हें लगने लगा कि पेप्सी थम्स अप का असली सब्स्टिट्यूट है और लोग इसे खरीदने भी लगे। कोका कोला को वर्ल्ड कप का स्पॉन्सरशिप हासिल होने के बावजूद ये बेहद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जिसके बाद कोका कोला ने थम्स अप को दोबारा मार्केट में उतारा। मगर तब तक पेप्सी बाजी मार चुकी थी। थोड़े समय बाद कोका कोला ने लिम्का को भी दोबारा मार्केट में जगह दी। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही, मगर उनके स्प्राइट को लोगों ने बेहद पसंद किया और फिर आलम ऐसा आया कि स्प्राइट ने कोका कोला की मार्केट को डबल इंजन पर लाकर थम्स अप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर अफसोस थम्स अप नहीं बन पाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको थम्स अप के आंखों से ओंझल हो जाने का ये सच काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें कहीं ना कहीं भारत की राजनीति और उसके पीछे छुपे षड्यंत्र ने बखूबी साथ दिया। वैसे आपकी नजर में कौन बेहतर था, कोका कोला या फिर थम्स अप? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद आपका।